नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, नीतीश कुमार का सुशासन बाबू वाला टैग क्या अब सिर्फ एक राजनीतिक ब्रांड बनकर रह गया है? जी हाँ, सुशासन बाबू आपने सुना होगा, या फिर बिहार की सियासत में जो परतें अब खुल रही हैं परत दर परत, वो इस पूरे नैरेटिव को जड़ से हिला देने वाली हैं। दरअसल ये तमाम वो सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर खड़े हो रहे हैं, और एक बार फिर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ी थी, और उनके शासन में जो सुशासन का दावा किया जाता रहा है, क्या वो वास्तव में जमीनी हकीकत था या एक सियासी में? दरअसल बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा कोई एक बार की घटना नहीं रही है। उन्होंने कई बार सत्ता छोड़ी, और फिर वो वापस भी आए, और कभी गठबंधन की राजनीति के चलते तो कभी नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देकर। देखिए, 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया, और खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा भी दिया। लेकिन बाद में फिर वो सत्ता में लौट आते हैं। 2022 की बात करें तो 2022 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का साथ लिया, और 2024 के आसपास फिर राजनीतिक समीकरण वहां पर बदले, फिर उलटफेर। और ये बार बार का जो पाला बदलना है वो सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि सत्ता बनाए रखने की एक जटिल कला भी कहीं ना कहीं माना जाता है। और इसलिए कभी कभी कहा भी जाता है इस बात को कि नीतीश कुमार किंग मेकर की जो भूमिका वो निभाते हैं। लेकिन अब जो आरोप सामने आए हैं, उन्होंने सुशासन की पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। यह बड़ा आरोप है। राज्य का खजाना खाली है, कर्मचारियों और विधायकों तक को जो है वेतन देने में दिक्कत आ रही है। अब यहां तक कि पेंशन तक पर भी संकट जो है मंडरा रहा है। ये वो गंभीर आरोप जो तेजस्वी यादव की तरफ से सुशासन बाबू पर लगाए गए, और ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि अगर इसमें सच्चाई को ढूंढे तो सच्चाई है, तो ये राज्य की आर्थिक सेहत पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, अगर इसमें कहीं भी रत्ती भर सच्चाई है। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार के शासन में वाकई सुशासन था? क्योंकि शुरुआती सालों में, खासकर 2005 से 2013 के बीच, बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव जो हैं वो देखने को मिले। और उस दौर में बिहार की छवि जंगल राज से निकलकर एक उभरते हुए राज्य की बनने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो ग्राफ है वो स्थिर हो गया, और फिर कई मामलों में गिरावट के संकेत मिलने लगे दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी समस्या रही कि प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी, अफसरशाही पर नियंत्रण कमजोर जो है वो पड़ता गया, और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता गया। अब देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो बार बार सामने आते रहे, लेकिन उन पर सख्त कार्रवाई कम ही देखने को मिली। अगर आज ये कहा जा रहा है कि नेताओं और अफसरों ने मिलकर बिहार को लूट लिया, तो ये एक दिन में नहीं हुआ। ये एक लंबे समय से बन रही स्थिति का परिणाम है। आर्थिक मोर्चे पर भी आप देखिए बिहार की स्थिति, अगर बिहार की स्थिति की हम बात करें आर्थिक मोर्चे पर, तो वहां भी बहुत मजबूत नहीं रही है। राज्य की अपनी आय सीमित है, और वो काफी हद तक केंद्र सरकार पर भी निर्भर करता है। अब देखिए, ऐसे में अगर राजस्व प्रबंधन सही ना हो, अगर वही सही नहीं हो, तो खजाने पर दबाव आना तय है। कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन में देरी जैसे मुद्दे जो है इसी तरफ इशारा भी करते हैं कि वित्तीय अनुशासन में कहीं ना कहीं गंभीर कमी हो रही है। और यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है राजनीतिक स्थिरता का अभाव। देखिए, बार बार गठबंधन बदलने से नीतियों में निरंतरता नहीं रह पाती है, और हर नई सरकार अपने एजेंडे के साथ आती है, जिससे पुराने प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं, और प्रशासनिक मशीनरी भ्रम की स्थिति में रहती है।
देखिए, नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो ये भी सच है, ये भी सच है कि बिहार जैसे राज्य में जहां ऐतिहासिक रूप से विकास की चुनौतियां रही हैं, वहां किसी एक नेता या सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना भी आसान नहीं। लेकिन जब कोई नेता खुद को सुशासन का प्रतीक बनाकर पेश करता है, तो उससे उम्मीदें भी उसी स्तर की होती हैं, बढ़ जाती है। और जब हालात इसके विपरीत दिखने लगे, ऑपोजिट दिखने लगे, तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपने तो वो वादा किया था ना जनता से। अब देखिए, तेजस्वी यादव के आरोपों को देखें तो इन आरोपों को भी पूरी तरह निष्पक्ष नजर से देखना जरूरी है। वो खुद भी सत्ता का हिस्सा रहे हैं और उनकी अगर उनकी बात करें, उनकी पार्टी पर भी अतीत में ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में ये जो बयान है वो राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, तो हमें इस बयान को भी सच्चाई के तौर पर देखना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में अक्सर सच्चाई और आरोप एक दूसरे के साथ चलते हैं और असली चुनौती होती है उनके बीच फर्क करना। आज बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है दोस्तों, जहां सुशासन का जो दावा है और जमीनी हकीकत आमने सामने जो है नजर आती है। अगर खजाना खाली है, कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है और अब पेंशन पर भी अगर संकट मंडराता है, तो ये सिर्फ एक सरकार की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है। और इस विफलता की जिम्मेदारी उन सभी पर जाती है, उन सभी पर जिन्होंने सालों तक इस सिस्टम को चलाया है। अब तेजस्वी यादव के आरोप कितने सच हैं और अगर उसमें कोई सच्चाई है, तो फिर ये बिहार के लोगों के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए, उन्होंने जो भरोसा जताया था, उस पर एक बड़ा सवाल और एक बड़ा संकट के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो देखिए, अंत में बिहार की राजनीति का ये जो नया अध्याय है, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सच्चाई का भी आईना है जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। अब देखना दोस्तों ये है कि क्या ये खुलासे सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएंगे या फिर वाकई में बिहार की व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि असली सवाल जो है सत्ता का नहीं है, सिस्टम के अस्तित्व का है। तो इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।